पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम और खुशामदीद। आज एक दफा फिर धार्मिक त्रिवेदी जी मेरे मेहमान हैं। मैंने 5-6 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया था, तो उनसे मैं जानना चाहूंगा कि उस पर क्या रिएक्शन उनको वसूल हुआ। ये भी मैं बताता जाऊं कि उनका ताल्लुक गुजरात के शहर भावनगर से है और वो 26 साल के बिजनेसमैन हैं और उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो त्रिवेदी जी, कैसा रिएक्शन मिला आपको उस इंटरव्यू पे? क्या कहा आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने, बाकी लोगों ने? नमस्ते शकील भाई। सर, जो इंटरव्यू हुआ हमारा उस पे सब जो वो वही बात थी जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं। ज्यादातर तो मैंने जो आपको कहा कि जो मेरे यहाँ पे जो मुस्लिम फ्रेंड्स है, जो कुछ रिलेटिव्स है, उसके साथ हमारा कैसा दिनचर्या होता है, जो रोज बरोज की जिंदगी कैसी होती है, वही बताया। और रिएक्शन सर मिक्स सा आया। जैसे जो मुस्लिम दोस्त वगैरह होते हैं वो सब जैसे कहा कि भाई हम जैसा जीते हैं वैसा ही तुमने बताया, बहुत अच्छी बात है। बाकी सब भी जो मेरे नॉर्मल मेरे फैमिली मेंबर्स वगैरह रिश्तेदार, वो सब ने अप्रिशिएट किया। लेकिन मेरे बहुत सारे जो सिंधी दोस्त थे वो, फिर बहुत सारे जो हिंदू दोस्त भी, जो नॉर्मल सब अपार्ट अलावा मुस्लिम्स के आगे जो सिवाय के जो दोस्त होते हैं वो सब थोड़े भड़क भी गए मुझ पे। भड़क गए? क्यों भड़क गए? अच्छा, ओ, कुछ लोगों ने आपको यह भी कहा था, आपके वर्कर्स ने शायद और किसी और ने भी, कि आप क्यों इस तरह से बात करते हैं, किसी पाकिस्तानी से आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। हाँ वो मेरे यहाँ जो काम करते हैं वो सब क्या काम मेरे अंडर में करते हैं, लेकिन सब दोस्ती से ही हम रहते हैं। तो वो बोलने लगे कि सेठ आप ये क्या कर रहे हो, पाकिस्तानी पाकिस्तानी से बात कर रहे हो तो डर नहीं लगता? हम्म। फिर मैंने कहा हम कुछ इलीगल चीज नहीं कर रहे हैं। हम्म। और एक जो हमारे दोस्त हैं वो सिंधी है, स्पेशली उसका मुझे थोड़ा सर अजीब अजीब लगा, और उसका बात भी सही है। वो सर 1980s में इंडिया आए हैं एज ए रेफ्यूजी। वहां पे एक गोटकी नाम का जिला है जी। सिंध में, वहां पे उसका एंसेस्ट्रल हाउस है, और अभी भी उसकी बुआ वगैरह सब वहीं पे रहती है। हम्म। तो वो तो मेरे साथ झगड़ पड़े कि तुम लोग तुमको ये सब बात करते हुए मेरा चेहरा सामने नहीं दिखा, कि हमारा जो वहां पे हम पर अत्याचार हो रहे थे वो तुमने क्यों कुछ बात नहीं की। फिर उसको मैंने समझा कि तब बात करने का मौजू वो नहीं था। हम्म। तो उसके बारे में थोड़ा क्रिटिसाइज भी हुआ। बाकी ओवरऑल सबका सर बहुत अच्छा रिव्यू आया मेरे पे। उनका क्या कहना था, जो सिंधी दोस्त थे आपके, जिनकी फैमिली जो है वो रेफ्यूजी के तौर पे इंडिया गई थी 1980 के अशरे में, 1980s में आप कह रहे हैं गए थे वो इंडिया? 1980s में वो इंडिया आ गए थे, हाँ। जी जी। और अभी तो वो सेट हो गए इधर आके। उसके पिताजी तो मजदूरी करते थे, हम्म। लेकिन अभी ये अच्छा क्वाइट अर्निंग गुड, ये आईटी कंपनी में काम करता है। हम्म। अच्छा, तो और जो है बाकी लोगों का जो रिएक्शन था वो पॉजिटिव था। आपके एक और दोस्त हैं कॉमेडियन अरशद, उन्होंने क्या जी, कहा था? जो अरशद खान है, जो मेरे छोटे भाई का दोस्त है वो। हम्म। मेरा छोटा भाई एक्टर है, और उसका एक यूट्यूब चैनल रन करता है, और कॉमेडी शो वगैरह, स्टैंड अप कॉमेडी शो वैसा सब वो हम्म। ऑर्गेनाइज करता है। तो उसने मेरा ये इंटरव्यू देखा। पहले तो सरप्राइजिंगली जितने लोगों ने देखा उसका सबका पहला रिएक्शन यही था कि आपको डर नहीं लगता पाकिस्तानी से बात करते हुए? हम्म। फिर उसने देखा पूरा इंटरव्यू, फिर बोला कि नहीं नहीं भाई, आप तो ये सब सही बात कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है कि इंडिया ने पिछले 25-30 साल में कितनी तरक्की की है। हम्म। तो उसका कुछ कुछ अंदाजा आप दे सकते हैं मुझे? कुछ एस्टिमेट, कुछ बताएंगे कि क्या क्या तरक्की की है इंडिया ने? सर एक समय था, जैसे वो था 1990 सर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव हुआ करते थे।
जी आपने नाम सुना होगा। जी जी नरसिम्हा राव, तब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी और नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो हमारे फॉर्मर पीएम थे मनमोहन सिंह, तब तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। जी और वो ऐसा सब तब मंजर था सर कि जो हालत आज के समय में वो जो पाकिस्तान की है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है नहीं, डॉलर की कमी है, और इंडिया के पास सिर्फ 3 दिन का एक्सचेंज बचा था। इतने बड़े कंट्री के लिए सिर्फ 3 दिन का एक्सचेंज डॉलर का बचा था, और इंडिया दिवालिया होने पे था। दिवालिया मतलब डिफॉल्टर, हम्म अगर कुछ तब ना किया जाता तो। फिर क्या हुआ सर कि इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऐसी हमारी बदली गई, लिबरलाइजेशन के लिए दौर खोला गया, जो बाहर के जो बिजनेस हाउसेस होते हैं उसको इंडिया में आने की परमिशन हुई, और यहाँ को हमको बाहर का एक्सेस मिला। तो थोड़ा बहुत समय गया, और फिर आपके सामने नतीजा है सर। ये 30-40 साल, 30 एक साल में आज की तारीख में जो इंडिया 90 के दशक में सिर्फ $6 बिलियन बचे थे और दिवालिया होने की कगार पे था, आज की तारीख में हमारे पास सरप्लस फॉरेक्स रिजर्व डॉलर, जो सरप्लस होता है वो 700 बिलियन को पहुंचने को आया है। हम्म तो ये सब तरक्की आपके सामने है। बाकी पाकिस्तान का कंपैरिजन अब इंडिया के साथ कुछ नहीं बनता है। एक समय था सर कि जब पाकिस्तान का जो 80 रुपया होता है वो इंडिया के 100 रुपये के बराबर था। जी, मुझे इंडिया याद की है वो करंट, वक्त। हाँ जी, हाँ, 80s तक इसी तरह था। ये इसी तरह 90s था, में सिचुएशन बदलना शुरू हुई। जी हो गई। क्योंकि सर प्रायोरिटीज अलग होती है ना। एक समय था सर इंडिया को भी जो अमीर देश होते हैं उसकी तरफ से इमदाद आती थी, एड आती थी, और पाकिस्तान को भी आती थी। लेकिन दोनों ने उसका किस तरह से उपयोग किया वो देखना चाहिए। मैं आपको एक उत्तम उदाहरण देता हूं। जैसे जब हमको आजादी मिली दोनों कंट्री को एक साथ, तब अमेरिका वगैरह जो डेवलप कंट्री थे वो सब एड के लिए सब पैसा हमको भेजते थे, भारत को और पाकिस्तान को, दोनों को, तब के टाइम पे। और ये कोई दूसरे की बात नहीं है, खुद आपके जो क्या कहते हैं आप, कायदे आजम कहते हैं राष्ट्रपिता को, जिना साहब, हम्म ये उसके जमाने की बात है कि जो अमेरिका से एड वगैरह आती थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जो हमारे थे उसको भी ऐसा ऑफर हुआ कि आपको क्या एड चाहिए। हम्म और एक तरफ यहाँ पे भी जिना साहब को ऑफर हुआ, लियाकत अली को, सॉरी। तो प्रायोरिटी तब मैटर करती है सर कि कौन क्या बनाना चाहता है अपनी कौम को। सर हमारे जवाहरलाल नेहरू ने तब डिमांड किया कि हमको टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी कॉलेजें बनानी है, उसके लिए आप हमें हेल्प करें। सर तब नींव डली थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, आईआईटी, जो आज ये वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आती है। इंडिया के लाखों लोग उसकी वजह से बहुत अच्छी पोजीशन पे आज खड़े हैं, जो आईआईटी। और तभी के समय जो पाकिस्तान को ऑफर हुआ था तो उसने क्या लिए, पैटर्न टैंक्स। हम्म प्रायोरिटी मीन्स सर, हम्म। मदद अच्छा, तो दोनों को मिल रही थी। हाँ, तो ये जो थे आईआईटीज जो हैं 50s में, 1950s में कायम होना शुरू हुए, और अब जो है उनकी तादाद, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, पता चला कि 23 हो गए हैं। हम्म, और तो आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, और परवेज हुड भाई हमारे जो नामी ग्रामी फिजिसिस्ट हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, हम्म, उनका मैंने इंटरव्यू किया तो वो ये कह रहे थे कि आईआईटी से भी बेहतर इदारे जो है ना इंडिया में मौजूद हैं, जिनमें से एक टाटा इंस्टीट्यूट है। हम्म, तो इस तरह के जो अच्छे इदारे हैं, बेहतरीन इदारे हैं। और आईआईटीज पे मैंने एक अमेरिकन किसी टीवी चैनल की भी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसमें भी बड़ी तारीफ की गई थी आईआईटीज की। तो ये वाकई इंडिया की बड़ी अचीवमेंट थी कि 50s में आप लोगों ने उस तरह के इदारे कायम करना शुरू कर दिए, जिनके जो ग्रेजुएट्स हैं आज अमेरिका की और वेस्ट की अच्छी अच्छी कंपनियों के सीईओज बने हुए हैं। सुंदर भाई पिचाई गूगल के सीईओ आईआईटी से ही निकले हैं। जी जी। हम्म, तो अब जो है इंडिया में, जो मैंने थोड़ी सी इस पे रिसर्च की, पता चला कि 177 बिलियनियर्स हैं इंडिया में, डॉलर हम्म, टर्म्स में, रूपी टर्म्स हम्म, में नहीं। और
इसराइल जैसा जो छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी है 9 मिलियन, उसमें भी 70 बिलियनियर है। 70 मतलब उसमें 17। उसमें 71 बिलियनियर्स हैं। और नॉर्वे जो है, नॉर्वे उससे भी छोटा मुल्क है, 5.3 मिलियन आबादी है उसकी, यानी 53 लाख। और वो बहुत इगैलिटेरियन कंट्री है, यानी वहां पे अमीर और गरीब का फर्क जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह बहुत से दीगर मुल्कों में है। तो वहां पे भी 12 बिलियनियर्स हैं। तो पाकिस्तान का जो मैंने देखा, पाकिस्तान में 4-5 बिलियनियर्स हैं, और रिचेस्ट पाकिस्तानी जो है वो है मियां मनशा। मियां मनशा का 3-4 सेक्टर्स में उनका है कंपनी। एमसीबी एक बैंक है, वो एक मशहूर उनका एक असासा है, एसेट है। 3.7 बिलियन समथिंग उनका उनका जो है ना जी, वो है 3.7 बिलियन डॉलर्स, और वो पाकिस्तान के पहले बिलियनियर थे जो फोर्ब्स ने 2010 में उनको डिक्लेयर किया। उसके बाद जो है सदरुद्दीन हाशवानी है, उनका बहुत मशहूर एसेट है मैरियट होटल और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स, और सेक्टर्स में भी उनका काम है, लेकिन मेन जो जिनसे वो जाने जाते हैं वो यही हैं। तो उनका जो एसेट्स मैंने देखे वो है 3.4 बिलियन। तो उसके मुकाबले में आप कैसे कंपेयर करेंगे जो इंडियन बिलियनियर्स हैं जिनकी तादाद इस वक्त है 177। विकिपीडिया पे भी ये फिगर दिया हुआ है। तो इंडियन बिलियनियर के एसेट्स कितने होंगे? सर इंडियन बिलियनियर्स के, वैसे पाकिस्तानी और इंडियन बिलियनियर्स का अभी कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। बाकी जो, हाँ, क्योंकि एक बाजू का जो है वो बहुत आगे है और एक दूसरा, फिर भी मैं, अगर आप कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ सर। जो हमारे टॉप रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, वो अभी 100 बिलियन डॉलर के करीब पहुंचने को है। उसकी हाल की वेल्थ जो अभी की है और 98 बिलियन डॉलर है सर, जितना शायद पाकिस्तान पे कर्ज होगा। हाँ, मतलब पाकिस्तान के जो जितने भी बिलियनियर्स हैं उनके टोटल एसेट्स जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल के 12-13 बिलियन से ज्यादा होंगे। नहीं होंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अभी जो है पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 170 और 171 के करीब है, यानी 170 रुपीज का एक है। तो इंडिया का जो है क्या है डॉलर की कीमत वहां पे? आज का रेट 74 रुपीज है। 74 रुपीज। तो ये तो बहुत बड़ा फर्क इस तरह से हो गया है। और आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की, आईटी एक्सपोर्ट सर इंडिया की, जो 2017 का डेटा था, 2070 का, वो था 190 बिलियन डॉलर्स, 190 बिलियन डॉलर्स आईटी एक्सपोर्ट्स। और पाकिस्तान ने अभी जो है चंद महीने पहले ये कहा था कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना आईटी की, वो 2 बिलियन यानी 2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई हैं। और उस पर बड़ी खुशी मनाई गई थी कि हम 2 बिलियन पे तो पहुंच गए हैं। और मैंने 2018 में मैं कनाडा गया, तो वहां पे एक ऊंची सी बिल्डिंग मुझे नजर आई जिस पे लिखा हुआ था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो वो मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों से पूछा कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है एक बिल्डिंग है, इसके अलावा भी इंडियन कंपनीज की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बिल्डिंग थी, ये मेरे ख्याल में 18-20 फ्लोर्स होंगे उसके। तो उन्होंने कहा इससे भी ऊंची एक बिल्डिंग है आईसीआईसीआई बैंक। तो इस तरह से बेशुमार कंपनियां हैं, जैसे विप्रो है। विप्रो अमेरिका में, कनाडा में और बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज में ऑपरेट करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी इंडियन कंपनियां जो हैं वो गोरों को जो है वो नौकरियां दे रही हैं। ये कैसे हुआ? सर क्योंकि पहले से हमारे लिए प्रायोरिटी एक तय थी सर। जैसे मैंने शुरुआत से बताया था कि दोनों की शुरुआत साथ में हुई। अमेरिका जैसे बड़े जो अमीर कंट्री थे, वहां से एड भी दोनों को ही ऑफर हो रही थी, लेकिन उस एड का उपयोग कैसे किया वो मैटर करता है। जो हमारी गवर्नमेंट थी, नेहरू जी वगैरह, उसके बाद में भी जो आए वो,
उन सब ने उपयोग किया इसके लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और वहां पे आपके यहाँ जो भी जो राज करने वाले थे, शासन नहीं, राज करने वाले, शासन का मतलब होता है सेवा, और राज का मतलब होता है कि अपनी रियासत समझता है। और जो बिगड़ेल राजा होता था पहले जमाने में, वहां पे कुछ ऐसा था। तो उसने प्रायोरिटी में रखा हथियार खरीदना, वो वगैरह। अच्छा, ये भी आजकल मैंने अपना त्रिवेदी जी पढ़ा कहीं कि 1973 की जो जंग थी, अरब इसराइल जंग, उससे पहले पाकिस्तान को अमेरिका से ज्यादा इमदाद मिलती थी, इसराइल को कम इमदाद मिलती थी जी। और 70s तक इसराइल भी जो है वो एक गरीब मुल्क था, जिस तरह इंडिया भी एक गरीब मुल्क था। लेकिन उसके बाद फिर हालात बदलना शुरू हुए। जैसे अभी हमने बात की कि इसराइल जैसे छोटे से मुल्क में अब 71 बिलियनियर्स हैं और इतनी ज्यादा वहां पे एजुकेशन पे और रिसर्च पे इतनी तवज्जो दी जाती है कि वहां के जो यूनिवर्सिटियां हैं वो टॉप 200 टॉप 300 में आती हैं। सो ये बताइएगा कि आजकल जो इंडिया पे क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, वो ये है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। वो है कि भाई इंडिया में एक कम्युनल पार्टी की गवर्नमेंट है जिसको कहते हैं बीजेपी, और वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत ही अनसेफ महसूस करती हैं और वहां पे बड़ी लिंचिंग होती है माइनॉरिटीज के लोगों की। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं, कैसे जवाब देंगे इसका? सर ऐसे बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, एक तो कौन बोलेंगे, पाकिस्तानी को तो बोलने का हक नहीं है सर। जो आपका मीडिया, क्यों हक होगा सर? बताएं क्यों नहीं है? सर मैं एक बात बताता हूं कि अगर कोई एक्शन हमारी गवर्नमेंट का ऐसा हो कि उसका वो एग्जाम्पल दे कि उसने ये किया तो कम्युनल होगा। कोई एक भी एक्शन ऐसा हुआ नहीं कि जिसने, जो हमारी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी के कुछ खिलाफ लिया हो, ऐसा आप कोई गिना दे, एक भी होगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उससे ज्यादा तो कुछ कहते नहीं। और वो भी है ना, त्रिवेदी जी कहते हैं कि वहां आसाम साइड पे एक रजिस्टर बन रहा है जिसमें सारे सिटीजन। उसकी मैं डिटेल उसके बारे में बात करता हूँ। उसके बारे में कहते हैं जी, उससे मुसलमानों को जो है ना वो सिटीजनशिप से जो है डिप्राइव कर दिया जाएगा और उनको कैद में डाल दिया जाएगा। ये भी तो बातें सुनने को मिलती है ना सर। जो आसाम साइड पे जो एनआरसी बन रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही नहीं है, वो आसामीज पीपल जितने भी थे उसके लिए है। और जो ये सीएबी का विरोध जो हो रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध, सर उसके बारे में मैं बोलता हूँ। जो पाकिस्तानी ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, वो तो पूरा सर फेक नैरेटिव है। उसकी बात में मीडिया की तो बात ही करना बेकार है पाकिस्तान की। लेकिन जो कोई यहाँ पे भी जो मुसलमानों को भड़का रहे थे, भरमा रहे थे, उसके लिए मैं कुछ फैक्ट्स पे बात करना चाहता हूँ। जैसे सर बंटवारा हुआ, जब बंटवारा हुआ तब बंटवारा करने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए डिमांड किसने की थी? हिंदुओं ने तो नहीं की थी, जैनों ने तो की नहीं थी, बुद्धिस्ट ने नहीं की थी, क्रिश्चियंस ने नहीं की थी, सिख्स ने नहीं की थी। किसने की? मुसलमानों ने की। उसको अपना देश भी दे दिया, फिर भी वो यहाँ पे रहे। तो भी हम बोले कि हम सेक्युलर हैं, कोई बात नहीं, बाय नेचर सेक्युलर थे और आज भी है, फिर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पे जैसे जब बंटवारा हुआ, सर एक बहुत थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा आंकड़े में ज्यादा मानता हूं। आपका पाकिस्तान का टोटल एरिया है सर 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना है। और 1947 में, एम आई ऑडिबल सर? हाँ हाँ। 1947 में जो पूरे भारत के अंदर मुस्लिम की जनसंख्या थी, पॉपुलेशन, उसको अगर हम इसके साथ डिवाइड करें तो पर हेड एक मुस्लिम, बंटवारे के समय पर हेड एक मुस्लिम के खाते में बंटवारे के समय 2 एकड़ जमीन मिली थी। अभी हमने अपनी इतनी जमीन दे दी है, हमारे इतने मंदिर वगैरह हम छोड़ के वहां से इधर आ गए, और यहाँ पे भी हम
टॉलरेट करे कि रहो, और वहां से जो हिंदू यहाँ आने चाहते हैं उसको वैसे तो वडीरों के कब्जे में आने भी नहीं देते। वहां पे क्या हालत है आप तो सब जानते होंगे। इसके लिए हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया, वो भी एक लीगल तरीके से लाया, लेकिन उसमें कहते हैं कि इसमें मुसलमान का नाम क्यों नहीं है। अगर पाकिस्तानी को हम क्यों आने दें? अगर उसको यहीं आना था तो पाकिस्तान क्यों बनाया था? और आना है तो जो जमीन लेके गए थे वो जमीन लेके आओ। तो ये तो क्या, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि तेरा मेरा सैयारा, सैयारा मतलब पार्टनरशिप में, और मेरा मेरे बाप का। ये तो कोई बात ना हुई ना सर। अच्छा, तो क्या मतलब क्या इंडिया इस वक्त अखंड भारत चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अफगानिस्तान और तिब्बत जो हैं वो एक वक्त में इंडिया का हिस्सा थे, बर्मा भी हिस्सा था, तो क्या इन सब मुल्कों को, सब इलाकों को इंडिया का हिस्सा बन जाना चाहिए? अखंड भारत इसी को कहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा सर कुछ लोग कहते थे, और बाकी सर बहुत से लोगों की ऐसी, धार्मिक लोगों की फिलोसॉफी होती है, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं है। वरना सर जैसे नेपाल है, नेपाल आपको शायद ये पता है सर, जब राजे रजवाड़े सब अंग्रेज गए तब नेपाल ने भी 1955 में जो नेपाल के राजा थे उसने हमारे नेहरू जी को कहा कि मैं नेपाल को इंडिया में ज्वाइन करना चाहता हूँ, नेपाल को। तो नेहरू जी ने मना कर दिया था तब। अगर हम ऐसी कोई मानसिकता रखते तो वरना तो हम एक्सेशन उसका ले लेते। चलो उसकी बात तो छोड़ दे। जब पाकिस्तान बनाने वाले जो मुख्य लोग थे, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, वो सब जो अभी आप जहां पे रह रहे वो थे ही नहीं, वो सब बंगाली मुसलमान ही थे। उन लोगों को 25 साल में अकल आ गई कि ये हमने बहुत गलत काम कर दिया है। सिर्फ 25 साल में अकल आ गई, क्योंकि सब जगह वही आगे थे मुस्लिम लीग को सीटें जिताने में। जो यहाँ के जो माइनॉरिटी प्रोविंस में रहने वाले मुसलमान थे, मोहम्मद अली जिन्ना खुद भी बंबई से जीत के गए थे। लेकिन बंगालियों को अकल आ गई कि भाई ये दूर से देखने वाली चीज पास आके बहुत बुरी लगी, उसको सबको अकल आ गई। लेकिन अगर हम चाहते तो तब जब हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया तब उस पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन हमारी वो नीड नहीं है, ना हम कोई ऐसा चाहते हैं। और जो अखंड भारत वगैरह की बात होती है सर, वो एक स्पिरिचुअल बात होती है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई कब्जा करने की बात। कुछ बातें हैं सर कि जो हिस्ट्री में हमें झांकना पड़ेगा। एक तो मेरा एक बिलीफ है, जैसे हमारे जैनिज्म में, हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में एक थियरी है, सिखिज्म में भी है कि कर्मा, जो कर्म होता है उसका फल, अगर बुरे कर्म होंगे तो बुरा मिलेगा, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा मिलेगा। सर वो एक ऐसा चक्र है कि आज नहीं तो कल उसमें से पसार होना पड़ेगा, उसमें से निकलना पड़ेगा। उसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं सर। पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर वायलेंटली कत्लेआम किया तो बंगाली मुसलमानों ने किया, और पाकिस्तान बना लिया। हिंदुओं का कत्लेआम सर डायरेक्ट एक्शन डे सब मोहम्मद अली जिन्ना ने सब डिक्लेयर किया था, उसमें हजारों हिंदू मरे थे। डायरेक्ट एक्शन डे जो जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, 1946 को, 46 को। सर वो जिन्ना ने तब अनाउंस किया सर, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, कत्लेआम करने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए तो सर बंगाली मुसलमान ही गए थे। सर उसको, उसके खाते में वो चला गया कि उसके कर्म में उसने ये जोड़ा। फिर कुदरत, जैसे कहते हैं हम, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सर 25 साल हुए, जिस पाकिस्तान के लिए इसने उसने इतने हिंदुओं को मारा, उसी पाकिस्तान ने बंगालियों का क्या हाल किया। इसे कहते हैं कर्म का फल। 30 लाख बंगाली मरे थे। और सर एक बात बताऊं, आपने शायद एक शब्द सुना है, वीरांगना।
एक वीरांगना नाम का शब्द सुना है आपने? वीरांगना क्या होती है? नहीं नहीं, वो नहीं मैंने सुना। वीरांगना का अर्थ, हिंदी अर्थ ये होता है कि कोई भी जो लेडी होती है, जो बहुत बहादुर होती है, ब्रेव होती है, हम्म। उसको वीरांगना कहते हैं। और हाल की तारीख में आप गूगल करना कभी, बांग्लादेश में वीरांगना उसको कहते हैं कि जो ऐसी महिला है जिसका पाकिस्तानी आर्मी ने रेप किया था, अच्छा, ऐसी महिला इसमें, है। हाँ वो इसमें पूरी जो एक है, कम्युनिटी बनी हुई है, वीरांगना कम्युनिटी है, उसके भी आज 10-12 लाख लोग हैं। हम्म। और उसको भी वहां की सोसाइटी का आप खूबसूरती देखिए, उसको भी उसने में अपने अंदर अजम कर लिया। ये कर्म का फल था सर, जिन लोगों ने ये किया। फिर एक बात आज के समय में बहुत रिलेवेंस है, जैसे अफगानिस्तान का हम देख रहे हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए, कुछ दोस्त मेरे अफगानिस्तान के भी है, यहाँ पे भी काबुल के कुछ लोग रहते हैं। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर कि जो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान से लोग ऐसे भाग रहे हैं, देख के बहुत दया आ जाती है, कभी कभार आंसू भी निकल आते हैं कि लोग 2-2 हजार फीट प्लेन पे से निकल के पड़ रहे हैं। हम्म। लेकिन सर ये कर्म का फल है। हम्म। सर ये वही अफगान लोग हैं जो एक समय पे हमारे सोमनाथ को तोड़ने आते थे, एक समय में मुल्तान में वगैरह में हमारे जैन मंदिर तोड़े थे। हम्म। ये वही अफगान है ना सर। तो कर्म का फल इसी को कहते हैं। फिर जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, दो लोग, मुख्य दो लोग कौन थे? एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक जफीरुल्लाह खान। हम्म। एक थे शिया और एक थे अहमदी। हम्म। उसमें भी कर्म का लॉजिक लागू पड़ता है। जिस शिया और अहमदिया ने पाकिस्तान बनाया, आज उसी के बनाए पाकिस्तान में शिया और अहमदिया सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज में से एक है। हाँ। अच्छा, उसमें उसमें बात यह है कि जफरुल्लाह खान का तो खैर इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन वो हम्म। पाकिस्तान के दिसंबर 47 में फॉरेन मिनिस्टर उनको फॉरेन बनाया था फॉरेन उन्होंने। मिनिस्टर थे। हाँ, तो वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो और जो बाउंड्री कमीशन था उसमें भी पाकिस्तान का केस उन्होंने लड़ा था। तो बहरहाल अहमदिया जमात ने एज ए पार्टी, एज अ रिलीजियस ग्रुप पाकिस्तान बनाने की सपोर्ट की थी। तो हम्म। दूसरा जो आपने कहा ना, 30 लाख बंगाली मारे गए, ये भी हम्म। बहुत डिबेटेबल बात है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि शेख मुजीब जो थे, उनकी अंग्रेजी शायद इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो तीन जो है ना, 3 लाख कहना चाह रहे थे और वो 3 मिलियन उनके मुंह से निकल गया। और वो फिर बंगाली जो थे, वो उन्होंने 3 मिलियन का जो फिगर था ना, वो पक्का कर लिया। अब सारी जो उनकी हिस्ट्री बुक्स लिखी जाती हैं, वो 3 मिलियन या 30 लाख का फिगर कोट करते हैं। और हम्म। उसमें एक किताब लिखी गई थी, एक बंगाली खातून है शर्मिला बोस, वो ये नेताजी जो तो नेताजी की, सुभाष हाँ, चंद्र बोस, उनकी वो मेरे ख्याल में ग्रैंड डॉटर होती हैं। थी। हाँ, तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान में उस किताब का बहुत रेफरेंस दिया जाता है कि जी शर्मिला बोस ने ये कह दिया है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज ने कोई ज्यादती नहीं की, और उसकी एविडेंस भी देखें इंडिया से आई है। इसको कैसे सर देखते हैं आप? मैं बहुत बार, जब भी 16 दिसंबर आने को आता है पाकिस्तान में, इस बारे में फॉल ऑफ ढाका करके एक शो होता है सारे मीडिया चैनल पे, उसमें ये बात होती है सर। बात ये है कि वो ऐसे बहुत खुशी से कहते हैं कि 30 लाख नहीं थे, सिर्फ 3 लाख थे। लेकिन 3 लाख का आंकड़ा सिर्फ वाला नहीं है, 3 लाख बहुत बड़ी रकम है। 3 लाख इंसान मरे थे सर। 3 लाख हाँ भी कोई छोटी रकम थोड़े है। हाँ, रकम नहीं, उसको तादाद कहेंगे ना। हाँ हाँ, वो थोड़ा आपके भाषा अलग हाँ, है। जी जी। 3 लाख भी कोई छोटी तादाद थोड़ी है। हम्म। और सर हिस्ट्री में पहली बार यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हम्म। पहली बार ऐसी घटना हुई दुनिया की तारीख में कि हम्म। एबॉर्शन करवाने के लिए कैंप लगाना पड़ा। सर वो एक ही बार हिस्ट्री में हुआ है, वो बांग्लादेश में हुआ है। 4.5 लाख खातूने, 4.5 लाख लेडीज जो ये पाकिस्तानी आर्मी के वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी, रेप करने की वजह से। ये एबॉर्शन कहाँ के कैंप। ये कहाँ पढ़ा आपने? जी सर।
ये कहाँ पढ़ा आपने, ये जो बात आप कर रहे हैं कैंप वाली? बंगाली मीडिया में ही सर। और मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, मैं प्रोग्राम के बाद आपको व्हाट्सएप करूंगा सर। ये वहां के एक जनरल साहब थे, उसी की है। वो पहले पाकिस्तानी आर्मी में थे, फिर उसको भी वो मुक्ति बाहिनी ज्वाइन किए थे। तो मुक्ति बाहिनी के बारे में तो पाकिस्तान में यही कहा जाता है ना कि वो इंडिया ने एक साजिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ और मुक्ति बाहिनी खड़ी कर दी और उस हमला कर दिया और इस तरह से बांग्लादेश बन गया। सर साजिश की बात अगर होती ना तो ये कोई साजिश, वो एक क्या बात है जो मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था आपको कि पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि कुछ भी होगा तो बोल देगी कि ये इंडिया की साजिश है, हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है। लेकिन सर एक बात है कि जब 71 का जो मंजर था तब इंडिया इतना गरीब कंट्री था सर। हमारे पास तब हम लोगों के लिए भी खाने के लिए पैसे नहीं थे। बाकी सब जो अमेरिका वगैरह वो बेकार किस्म के गेहूं हमको एड में देते थे, वो सब हम खाते थे। बहुत गरीबी की हालत थी हमारी भी। और ऐसे समय में हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स थे, मसलन वेस्ट बंगाल, आसाम वगैरह, उसमें वो लोग आ रहे थे और मिलियंस की तादाद में आ रहे थे सर। 1.5 करोड़ लोग आ गए थे। 1.5 करोड़ मतलब कोई पॉपुलेशन हो तो उसको एफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की एक इकोनॉमी होती है, किसी ना किसी के पास कोई भी काम होता है। लेकिन जो रेफ्यूजी आता है उसको बैठे बैठे खिलाना पड़ता है सर। 1.5 करोड़ लोगों के लिए अगर हम सोचे कि एक एक मुट्ठी चावल भी गिने ना तो भी आंकड़ा करोड़ों में जाता होगा। हाँ, और तब हम मैंने त्रिवेदी जी इसमें जो फिगर पढ़ा वो था 10 मिलियन रेफ्यूजीज जो है, यानी 1 करोड़ रेफ्यूजीज जो थे वो इंडिया गए बंगाल से। 1 से 1.5 करोड़ के बीच में थे। 1 करोड़ भी बहुत बड़ी तादाद है, आपकी बात दुरुस्त है जी। इतने रेफ्यूजी आ रहे थे और ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट कुछ जंगी हो गई। पहले तो समझाने वाला बात जो होता है वो सब हमने किया। जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी जी, उसने पहले सब पाकिस्तान को भी कहा कि आपके इतने रेफ्यूजी आ रहे हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि इतने रेफ्यूजी आ रहे हैं। लेकिन वहां पे अत्याचार बंद नहीं हुआ, जेनोसाइड बंद नहीं हुआ। आप जानते होंगे ऑपरेशन सर्च लाइट वगैरह। लेकिन वो सब बंद नहीं हुआ। फिर जो वहां से लूट पीट के लोग आ रहे थे उसको सपोर्ट करने के लिए हमने मुक्ति बाहिनी का सपोर्ट किया। और ये एक जायज काम था सर, क्योंकि एक बाजू करोड़ों लोग भाग रहे थे, लाखों लोग मर रहे थे, और हम एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते थे सर। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी मैं बताऊं आपको, इसमें भी कर्म का सिद्धांत है सर। वो कैसे? वो मैं बताता हूं। जैसे दुनिया की ऐसी 2 कम्युनिटी है जिसके ऊपर हम गिने, 3 कम्युनिटी ज्यादा गिने कि सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ है, लेकिन उसमें से 2 है वो मिटने की कगार पे आ गई थी। एक पारसी कम्युनिटी जो पूरी दुनिया में सिर्फ 60,000 अभी बची है, और ज्यादातर उसमें भी इंडिया में मिलेगी आपको। और एक है यहूदी कम्युनिटी। यहूदी जहीं पे भी गए, जहां पे भी पूरी दुनिया में, उसके साथ प्रोसिक्यूशन वगैरह हुआ। इंडिया में सिर्फ उसके साथ कुछ भी प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, और हमने उसका खुले दिल से स्वागत किया सर। पारसी जब आए इधर तब वो अपने साथ जो, क्योंकि तब जो ईरान था आज का, वो इस्लामिक कॉन्कर हो चुका था। वहां से सर पारसी वगैरह इधर आए तो गुजरात के किनारे पे ही आए थे। और तब जो राजा था इधर का, जिस जगह पे वो आए, उसके सामने उसने डिमांड रखी कि हमको आप शरण तो दे रहे हैं, रेफ्यूजी तो आप हमको मान रहे हैं, लेकिन हमारा एक अकीदा है, मजहबी अकीदा, कि जो हम ये आग लाए हैं वो लोग आग की इबादत करते हैं। तो ये हमारा हम पवित्र अग्नि लाए हैं, उसके आसपास 50 गज के एरिया में कोई नॉन पारसी नहीं आ सकता। तो उस राजा ने उसको कह दिया कि ठीक है, आप अपना मंदिर भी बनाओ, और जिस जगह पे आप अपना मंदिर बनाओ उसके आजू बाजू के जो हिंदू रहते थे उसको कहा कि तुम दूसरी जगह पे रहने चले जाओ। ऐसा अजूबा तो कोई मिलेगा ही नहीं सर। और उसका मैं देखता हूं, उसमें अभी कर्म का सिद्धांत समझाता हूं। वैसे ही यहूदी आए,
पूरी दुनिया में उसके साथ मारकाट हुई, लेकिन यहाँ पे इतने साल रहे, एक बार भी यहूदियों के साथ एंटीसेमिटिज्म का कोई बात नहीं हुआ। हम्म। अभी ये हमारे अच्छे कर्म थे हिंदुओं के, उसका फल कब मिला? 1971 बांग्लादेश वॉर में। हम्म। जो हमारे फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो पारसी थे सर जी। और जो लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, जिसने जनरल नियाजी, जो हिलाले जुर्रत वगैरह कुछ कहते हैं, सितारा ए पाकिस्तान, ऐसे उसको तमगा मिला था बहादुरी का। तो जनरल JFR जैकब, जो कि एक यहूदी थे, वो सेकंड इन कमांड थे आर्मी में, और फर्स्ट इन कमांड जो फील्ड मार्शल थे वो जनरल सैम मानेकशॉ, एक पारसी और एक यहूदी। मतलब कर्म का सिद्धांत आया कि आज से 1000 साल पहले हमने अच्छे कर्म किए थे, तो इन दोनों कम्युनिटी के कोई रिप्रेजेंटेटिव थे जिसके हाथ से ये शुभ कार्य लिखा होगा, तो कर्म का सिद्धांत इसमें भी था। अच्छा त्रिवेदी जी, जनरल जैकब का मुझे पता है, लेकिन वो उस वक्त इतने सीनियर नहीं थे। उस वक्त वो, जहां तक मेरी मालूमात है, वो मेजर जनरल थे, लेकिन उनका हथियार डालने में, हथियार दिलवाने में बल्कि बहुत हाथ था। उन्होंने एक मैसेज ऐसा भेजा था जनरल नियाजी को, जिसके बाद जो है वो जनरल नियाजी हथियार डालने पे मजबूर हो गए, और बाद में वो कोर कमांडर भी बने। और ये वाकई बड़ी दिलचस्प बात है कि इतनी छोटी सी कम्युनिटी है और उसका एक बंदा जो है वो कोर कमांडर बना, एक आर्मी चीफ बना। और जनरल मानेकशॉ जो थे वो बहुत पॉपुलर आदमी थे, यानी उनका वो रिलीजियस बायस या रिलीजियस प्रेजुडिस नहीं था उनमें। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी थे वो भी उनकी तारीफ करते थे सर। हाँ, उन्होंने कहीं लिखा भी है कि मैं एक जगह, जब वहां जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, वहां पे जो बहुत जूनियर किस्म के सिपाही थे, मैं उनके पास गया और उनको पूछा कि भाई आपको यहाँ पे प्रॉपर फूड मिल रही है, सोने का आपका इंतजाम ठीक है नहीं है? तो वो बड़े हैरान हुए कि आप इतने सीनियर अफसर होकर वो हमारे जैसे जो जूनियर लोग हैं, जो आम सिपाही हैं, उनका भी इतना ख्याल रख रहे हैं। ये मानेकशॉ की तो बहुत वाकई एक काबिल तारीफ बात है। अच्छा ये बताइए, आखिर में हम बात करते हैं इंडिया में जो मुसलमान लीडर हैं, असदुद्दीन अवैसी शायद सबसे प्रोमिनेंट हैं उनमें से। तो वो तो बहुत गिला शिकवा करते हैं कि जी मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादतियां हो रही हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? सर सिर्फ ओवैसी का ही नहीं, जितने भी आप मुस्लिम लीडर देखेंगे ना सर, उसमें वर्ल्ड वाइड फिनोमेना में कह रहा हूं कि एक विक्टिमहुड होगा, और वो ओनली वन साइडेड होगा। जैसे मसलन हम लिंचिंग कहते हैं कि मुस्लिम्स की लिंचिंग हो रही है, उसके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। सर पिछले 7 साल के अंदर, 7 इयर्स में, जब से ये गवर्नमेंट आई है, तब से ये प्रोपेगेंडा कुछ लोग के द्वारा ज्यादा फैलाया जा रहा है। लेकिन सर 150 से 250 जितने हिंदू भी लिंचिंग में मरे हैं, मुसलमान मरे उससे ज्यादा मरे हैं। मैं पर्सनली सर बात बताऊं कि जिस जगह पे हम रहते हैं, वहां पे एक मेरे दोस्त की दुकान है, उसका पान का गल्ला है, पान की दुकान। पिछले साल मार्च के महीने में 23 तारीख को वो सिंधी है, जो रेफ्यूजी की जो कॉलोनी है ना इधर, पाकिस्तानी रेफ्यूजी की कॉलोनी, उसमें वो लोग रहते थे, वो सिंधी है, उसकी एक दुकान है। और उसके यहाँ पे जो कोई पान मावा लेने वगैरह आते हैं, उसमें उधार वगैरह चलता है, कुछ पैसे लेने थे किसी से। जो जिसके साथ उधार था वो कोई मुस्लिम लड़का था, वो पैसे नहीं दे रहा था, तो उसके घर पे गया था कि भाई मेरे पैसे दे दे। तो उसके साथ कुछ गाली गलौच हुई और उस मुसलमान लड़के ने ये जो सिंधी लड़का था उसका मर्डर कर दिया। सर लास्ट में मेरी आंख से देखने वाला था। और दूसरे दिन कोरोना का लॉकडाउन चालू हुआ, उसके एक ही दिन पहले की ये बात है, 23 मार्च की। लेकिन मरने वाला हिंदू था और मारने वाला मुसलमान था, इसलिए हमारे मीडिया की प्रायोरिटी के लिए और मुस्लिम लीडर के लिए ये कोई अफसोस करने वाली बात ही नहीं थी।
क्योंकि ये न्यूज ही नहीं होती है इन लोगों के लिए। अगर अल्टरनेटिव होता, मरने वाला मुसलमान होता और मरने वाला हिंदू होता, तो मारने वाला। बहुत, हाँ, मारने वाला हिंदू होता तो बहुत लोग अपनी छाती पीटते, बहुत लोग अपनी चूड़ियां तोड़ते। लेकिन इसमें तो कुछ न्यूज नहीं मिलता ना उसको। सर, आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट फंडिंग। कि आज की तारीख में मुस्लिम कम्युनिटी के पास फंडिंग की, कहे कि सर की गिनती की बाहर की फंडिंग है। ज्यादातर सर अरब कंट्रीज से। मैंने सर पर्सनली ऐसे बहुत इधर पे, क्योंकि क्या व्यापारी आदमी हूं तो उस पे सब पे मेरी ज्यादा नजर रहती है। और बहुत से मेरे ऐसे दोस्त भी है जो गारमेंट इंडस्ट्री में है, तो उसको अपने धंधा के लिए एड मिलती है, धंधा करने के लिए। ओके। तो 5-6 साल जैसे कोई लाइन में घुसेंगे, कम्युनिटी लेवल पे फंड सैंक्शन होता है सर। ये बहुत एक खतरनाक मॉडल है। आपने शायद हलाल इकोनॉमी सुना होगा। ये गारमेंट इंडस्ट्री का मैं बताऊं, कम्युनिटी लेवल पे फंडिंग हुई, 10 दुकानें हैं, उसमें से 2 हिंदुओं की है, 2 मुस्लिम्स की है, और 8 हिंदुओं की है। अभी मुस्लिम कम्युनिटी को जमात खाने में से कुछ पैसे मिले कि ये 10 रुपये का माल तुम खरीद रहे हो, इसको तुम 12 रुपये में बेचते हो। बाजू वाली दुकान का जो है वो भी 12 रुपये में बेचता है, दोनों 2-2 रुपये कमाते हैं। लेकिन जब फंडिंग आती है बाहर से, और बेहिसाब पैसा सर, जो हमारे मुस्लिम भी है जो रेडिकल हुए हैं आज की तारीख में पिछले 30 साल से, उसकी कारण है सर, क्योंकि जो अरबी देशों में से पैसा आता है वो माइंडसेट चेंज होता है, हो जाता है सर। फंडिंग बहुत मैटर करती है। तो ये फंडिंग किस मकसद के लिए आती है, क्या कह रहे हैं आप? रिलीजियस प्रोपोगेशन के लिए सर। अच्छा, ओके। अच्छा, खैर, आखिर में ये बताइएगा कि पाकिस्तान को अगर डेवलप करना है, आप चूंकि कारोबारी आदमी हैं, आपकी इन इश्यूज पे नजर रहती है, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए डेवलप करने के लिए? सर, पहले मैं एक कारोबारी की नजर से बोलूंगा, फिर मैं एक हिंदुस्तानी की नजर से बोलूंगा। सर, एज ए कारोबारी में देखूं तो मैं सर कोई इतना बड़ा भी मेरा इकोनॉमिक्स ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मैं इन सब चीजों में रुचि रखता हूं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी से भरा मुल्क है कि कुछ महीने में कहे कि जो पाकिस्तान के पास है वो इंडिया के पास भी नहीं है, ऐसी भी बहुत चीजें हैं। लेकिन उसका उपयोग किसी को करना आए ना आए, और प्रायोरिटी में भी नहीं है ना सर। प्रायोरिटी क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या है कि अफगानिस्तान में इसको ये बनाना है, इसको बाहर निकाल देना है। प्रायोरिटी क्या है कि इजराइल से फलस्तीन को आजाद कराना है। तो देखते भी नहीं तुम्हारे सामने, और उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन क्या लेना ना देना कुछ। पाकिस्तान का रोल सर वर्ल्ड में हम गिने ना तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। अगर वो अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे तो हम भी वेल विशर है सर। जब पाकिस्तान बन गया था और एक बार हमने तस्लीम कर लिया कि बन गया तो बन गया, अभी मूव ऑन करते हैं। हिंदू सोसाइटी का एक ये स्वभाव है, बहुत बुरा भी है और अच्छा भी है। कोई मार के चला जाए तो भी हम कहते हैं कि चलो मार के ही गया, कुछ दे के ही गया है। लेकिन अभी जो हो गया वो हो गया, वो आगे बढ़ने का मौका है। लेकिन सर, अगेन सर, प्रायोरिटी मैटर्स। ये जो मैंने बात की वो एक बिजनेसमैन की हैसियत से गई, एज ए इंडियन में कहूं अगर, तो सर इसका कुछ हल नहीं है। ये ऐसा ही रहेगा और हालत बिगड़ेगी। अच्छा। जो सर, हम एक एक मिनट सर, जो हम यहाँ से देखते हैं, जो हिंदुओं की लड़कियों को, सिखों की लड़कियों को जो उठा के ले जाते हैं सर, उसके माँ बाप जो रोते हैं, उसकी हाय सर कभी ना कभी लगेगी। उसके घर देर है अंधेर नहीं होती सर। वरना सर वहां पे भी हम 24% थे। भले वो आर्ग्यूमेंट देंगे वो वेस्ट और ईस्ट का मिला के थे,
हम्म। लेकिन दोनों है तो इस्लामिक मुल्क, हम्म। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों। हम्म। सही। आज भी हम देखते हैं सर, यहाँ यहाँ पे जो सिंधी लोग आते हैं वो किस हालत में खाना बदोशी की जिंदगी रहते थे। वहां पे सर करोड़ों की अपनी जायदाद छोड़ के आए थे। लेकिन फिर भी इंडिया एक सर बहुत अनमोल चीज है। हम्म। इसको कोई बाहर से देख के इतना ऑब्जर्व नहीं करता, जो इसमें जीता है वही इसकी एक फीलिंग समझ सकता है। हम्म। जो लोग अपना सब कुछ लूट पीट के आए थे, वो यहाँ आके मनमोहन सिंह क्या से क्या हुए, पीएम बने। फिर बहुत से हमारे बिलियनियर्स हैं जिसके पास खाने को रोटी भी नहीं थी, पाकिस्तान सब छोड़ के आए थे और यहाँ आके क्या क्या बने हैं। हम्म। और जो अभी वहां पे जो हमारी हिंदू कम्युनिटी पे, सिख कम्युनिटी पे जो अत्याचार होते हैं, वो तो ना तो हमारा भगवान या आपके अल्लाह कोई माफ करने वाले हैं। इसको सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए, वरना कुदरत नाराज हो जाएगा। हम्म। अच्छा त्रिवेदी जी, पिछली दफा हमने बात की थी, जो मशहूर गुजराती थे उनमें हम्म। अब्दुल सत्तार ईदी सॉरी, जी। अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम रह गया था। ईदी साहब आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत बड़ी एक शख्सियत थे जिन्होंने हम्म। ईदी एम्बुलेंस का सिस्टम शुरू किया, और वो इस वक्त जो है दुनिया के बड़े जो सिस्टम्स हैं एम्बुलेंस के, उनमें आते हैं। तो इसके अलावा जो है रतन टाटा जो है, टाटा फैमिली भी गुजरात से है ना। जी। और हमने बात की थी कि अजीम प्रेम जी जो हैं, जो इंडिया के समझा जाता है कि वो आईटी इंडस्ट्री के जार हैं, वो भी गुजरात से उनका ताल्लुक है। हम्म। और एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे आई चुंदरीगर, जिनके अच्छा। नाम पे एक कराची की बहुत मशहूर जो रोड है ना, वो आई चुंदरीगर रोड है। उनका हम्म। ताल्लुक गुजरात से था। बल्कि गोधरा जो है ना इलाका आपका, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जहाँ पे वो बड़ा ट्रेन के जो मुसाफिर थे उनको मारा गया था, 59 जो लोग थे वो जिंदा जला दिए गए थे। हाँ। उसके बाद गुजरात राइट्स शुरू हुए 2002 में। हम्म। तो आई चुंदरीगढ़ का भी ताल्लुक जो है वो गुजरात से था। इसके अलावा कोई कोई शख्सियात आपके ज़हन में आती हैं जिनका ताल्लुक गुजरात से हो? फिर सर ये जो आपके क्रिकेटर है, जो क्या नाम है इसका, कौन? जावेद मियांदाद की फैमिली भी गुजरात से ही शायद माइग्रेट की है सर। अच्छा, ओके। हाँ। तो और जो, हाँ। हाँ, पाकिस्तान में काफी लोग हैं जो मेमनी बोलते हैं, तो मेमनी भी एक लैंग्वेज है गुजरात की। नहीं 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 नहीं, मेमनी का मैं बताऊं, जो मेमन कम्युनिटी है हम्म। वो ज्यादातर सर सब जो हमारी बनिया कम्युनिटी कहते हैं जिसको, हम्म। वणिक, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है, हम्म। उसमें से ही थे। फिर बाद में वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए वगैरह, हम्म। मेमन और बोहरा, हम्म। वो, और गुजराती ही थे वो। लेकिन सर अभी भी हम्म। कुछ ऐसा, अभी 30 साल से ऐसा फितूर आ गया है सर कि मेमन लोगों की तो एक लैंग्वेज थी वो मेमड़ी, जैसे गुजराती ही होती है लेकिन थोड़ी बहुत हिंदी मिक्स होती है उसमें। हम्म। मेमनी कोई लैंग्वेज नहीं है लेकिन गुजराती के साथ मिक्स की हुई हिंदी होती है। ओके। और और अभी भी जैसे जो नॉर्मल मुस्लिम्स होते हैं, गांव में ये फर्क नहीं दिखेगा, शहर में होता है। हम्म। गांव का जो मुसलमान होगा और हिंदू होगा ना, उसमें से आप फर्क नहीं कर पाएंगे। हम्म। क्योंकि मुसलमान होगा तो भी वो आपको मंदिर के सीढ़ियों पे बैठा हुआ मिल जाएगा गप्पे लगाते हुए। हम्म। उसके लिए ये कुछ मैटर नहीं है। शहर की मैं बात कर रहा हूँ हम्म। कि शहर में ऐसा है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन होती है वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ हिंदी और उर्दू में बातें करना ज्यादा प्रोपोगेट करती है, ताकि ये ऐसा दिखा सके कि हम कुछ अलग है। हम्म। एंड इट्स क्वाइट डेंजरस सर, हम्म। क्योंकि अलग रहने में मजा नहीं है। वो ज्यादा जितना भी घुल मिल के रहेंगे उतना उसके लिए फायदा है। हम्म। सही। जो भी हमारा सोसाइटी पूरा प्लूरलिस्टिक है सर। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरे फैमिली रिलेशंस भी कितने थे मुस्लिम के साथ, आज भी है। हम्म। इतने दोस्त थे मेरे। फिर जो मेरी दादी माँ का एरा मैंने बताया आपको कि हम्म। उसको तो भाई जैसे मानती थी, जो अपने अड़ोसी पड़ोसी आसपास मुसलमान थे। हम्म। सर एक बात है कि इतना टॉलरेंस वगैरह क्यों है, आपको क्या लगता है कि क्यों है ये ऐसा? हम्म। क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है।
हम्म। ये तभी संभव है जब हिंदू मेजोरिटी में है। हम्म। अगर कोई एरिया होता कि जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी में होते, तो माइनॉरिटी के साथ इतना अच्छा बर्ताव कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपने पाकिस्तान देख लिया, अफगानिस्तान देख लिया। अफगानिस्तान तो अभी जो काम कोई ना कर पाया वो तालिबान नहीं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने कर दिखाया। हैं? आर्मी ने क्या कर दिखाया? बताता हूं मैं। जैसे इतने अरबी हमलावर आए, हम्म। अरब से इतने हमले हुए, फिर अफगानिस्तान के अंदर ये सब गौरी गजनी वगैरह सब जो जितने भी हुए, इस्लामाइज हुआ। हम्म। लेकिन पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि 100% हिंदू और सिखों को वहां से खाली हुआ। ऐसा हिस्ट्री में सर यही पहली बार ही हुआ। इससे हम्म। पहले भी जब तालिबान आया बाकी सब इस्लामी रूल था, लेकिन अफगानिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा घटना नहीं हुआ कि 0% हो गए। ये हम्म। पहली बार ऐसा हुआ कि हम 0% हो गए अफगानिस्तान में। वरना सर अफगानिस्तान भी एक समय पे क्या था सर, बमियान हम्म। बुद्धा ऐसे ही वहां पे थोड़ा मिलता है। हम्म। लेकिन अभी तो त्रिवेदी जी, ये हमारे यहाँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब मुसलमानों को इंडिया से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हम्म। मुसलमानों को इंडिया से निकालने की तैयारी हो रही है। और जो बीजेपी है वो एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस भी एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सारा कम्युनलिज्म है। सर अगर ऐसा होता है, पहले तो सर वो इमरान खान की बात जो आपने बोली उसमें मैं बोलूं कि वो आदमी का क्या है कि उसको कुछ तो कुछ नॉलेज है ही नहीं सर। वो क्रिकेट अच्छा खेलता होगा, लेकिन सर मैं जब जहां तक उसकी बातें सुनता हूं ना, तो शायद उससे ज्यादा लिटरेचर तो मैंने पढ़ा होगा। वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं त्रिवेदी जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं 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 सर, तो इतना कम नॉलेज हो ही नहीं सकता। ग्रेजुएट हो गए शायद वो हॉनरी डिग्री डिग्री मिली हो, जो हम्म। शान में दे देते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑनर करने के लिए जो डिग्री मिलती है वो शायद दी होगी। अगर हाँ, कुछ। उसने ऑक्सफोर्ड की अगर डिग्री ईमानदारी से उसने कमाई होगी, चलो मिली नहीं होगी, कमाई होगी, तो मेरी नजर में तो सर ऑक्सफोर्ड का बिल्कुल मान चला गया कि ऑक्सफोर्ड ये बकवास है, कि ऑक्सफोर्ड में से ऐसे लोग निकलते हैं। सर जो प्रोपागेंडा चलता है, लेकिन जो मैंने पर्सनल बताया, मेरे अली भाई बाकी सब जो दोस्त है उसके साथ हम इतने घुल मिल के रहते हैं, वो तो इन लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है। और एक ही अपनी बेसुरी बजाए जा रहे हैं। और बेजलेस सर, एकदम बेजलेस कहे कि मुसलमानों को निकाल देंगे। अच्छा, वो ऐसा बोलते हैं ना, मैं सर एक विनंती करना चाहता हूँ। ऐसा बहुत एक बार अरविंद भाई भी बोले थे वो बसानी साथ के साथ में, कि हम्म। अभी वहां पे कितने ज्यादा से ज्यादा कितने 2% हिंदू बचे हैं, उससे कम है। और पाकिस्तान सच सच आंकड़े तो दिखाता भी नहीं, झूठ बोल के छुपाते हैं, पूरे आंकड़े दिखाते भी नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1-1.5% हिंदू बचे हैं। सर हम्म। मेहरबानी करके उन लोगों को हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम्म। वरना 50 साल के बाद तो वहां की जो लोग मेजोरिटी है वो उसको खत्म कर ही देगी। हम्म। लेकिन जितने बचे हैं उसको तो हमारे हवाले कर दीजिए। भले यहाँ पे इश्यूज चाहे जितने भी है, हम्म। पाकिस्तान के ऊपर उतना डेप्ट है, इतना कर्जा है, हम्म। अगर कुछ कहे कि तो पर हेड हम उसकी कुछ कीमत दे देंगे। हम्म। सर घर मेरे जैसे ऐसे बहुत है जो इन सब बातों को बहुत दिल से लेते हैं। अगर कल इमरान खान कहे कि हमको हमारे देश में हिंदू सिख जैन नहीं रखने हैं, पारसी नहीं रखने हैं, क्रिश्चियन नहीं रखने हैं, तो हम उसको वेलकम करेंगे, उसकी कोई कीमत कहे तो देंगे। गली गली जाके मैं चंदा इकट्ठा करने जाऊंगा, और मेरे जैसे ढेर सारे मिल जाएंगे। लेकिन ये सर बहुत फ्रॉड आदमी है ये। अच्छा, तो आपने बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर ली उनके सब खिलाफ। लैंग्वेज इस्तेमाल की, लेकिन जो वहां पे हम खबरें सुनते हैं, और सिर्फ मैं ऐसा आदमी हूँ सर कि सिर्फ खबरें सुनने के बाद मैं रुक नहीं जाता हूँ। हम्म। जो वहां से आए हुए लोग हैं उससे मैं मिलता हूँ, तो वो जो बात करते हैं सर, वो सहन करने वाली बात नहीं होती। हम्म। वो कहते हैं कि हम लोग उनसे पूछते हैं कि भाई तुम
हिंदू हो, बनिया कम्युनिटी से हो, क्षत्रिय हो, कोई ब्राह्मण होते हैं, कोई लोहार होते हैं, तुम्हारा नाम जावेद क्यों है, तुम्हारा नाम इस्माइल क्यों है, तुम्हारा नाम यूसुफ क्यों है, तो वो हम्म बोलते हैं कि अगर हम हमारा नाम हिंदुओं वाला रखेंगे तो हम पहचान जाएंगे, हमें हम्म कोई पहचान लेगा तो कोई उठा लेगा। हम्म फिर जो ज्यादातर जो लड़कियां आती है रेफ्यूजियों में से बता रहा हूँ, वो तो कभी स्कूल गई नहीं होती। हम्म लड़के तो थोड़ा बहुत भी पढ़े होते हैं, तो हम्म हम पूछते हैं कि भाई लड़कियों में भी नाम ऐसे ही सबीना होगा, सलमा होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों है, तुम्हारा नाम क्यों ऐसे मुसलमानों जैसे है? तो वो बोलते हैं कि नहीं है, ताकि हमें कोई पहचान ना सके। ये पहचान छुपाने की जरूरत क्यों है वहां पे? क्यों हमारे यहाँ पे कोई आपको ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा जिसका हिंदू नाम हो, और हम्म। वहां पे अधिकतर हिंदू ऐसे मिलेंगे जिसके मुसलमान नाम है? क्योंकि वहां पे सच में परसिक्यूशन होता है। अच्छा, और जो आपने आपने त्रिवेदी जी बात की इमरान खान की एजुकेशन की, तो हम्म उनको मैंने एक प्रोग्राम में देखा था, जो रजत शर्मा का जो प्रोग्राम है, हम्म आपकी अदालत है ना आपकी उसका। अदालत। जी। हाँ, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड से जो डिग्री ली वो थर्ड डिवीजन में थी। और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जो एडमिशन मिला था ऑक्सफोर्ड में वो स्पोर्ट्स की बेसिस पे मिला था। हम्म तो मैंने कंफर्म नहीं ये किया, बहरहाल ये कहते हैं कुछ लोग। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, आपने मुझे काफी वक्त दिया, तो फिर भी इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हों, और जितने भी लोग हैं, तमाम जो सिटीजन्स हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं और जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, उनको बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल राइट्स मिलें, जी। और सब लोग जो हैं वो खुशो खुर्रम एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारें, एक दूसरे के लिए मसाइल पैदा ना करें। तो इसी के साथ मैं आपसे और आपके अपने और एक बात सर, जी आज जो भी मैंने बात की वो जी शायद बहुत से पाकिस्तानी दोस्तों के लिए थोड़ी हार्श भी होगी, लेकिन ये दिल से निकले हुए शब्द है। मैंने जो रेफ्यूजी आए हैं पाकिस्तान से, जिसको आए दिन मैं मिलता रहता हूँ, उसके जो आंसू देखे हैं, वो जो कहीं कहीं बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटियां वहां पे छोड़ के आ गए हैं, तो उसका जो दर्द होता है उसके लिए ये बहुत हार्श जुबान नहीं है ये, फिर भी मैं बहुत सॉफ्ट बोला हूँ। हम्म। तो तो इस हाँ, किसी को बुरा लगे तो बुरा मत मानना, हम्म, लेकिन जो सच था वो कहना जरूरी था। इस मसले को बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, ताकि जी। जो सच है वो सामने आ सके और जो लोगों के मसाइल हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, वो हल हो सके। तो इसी के साथ मैं आपसे और अपने व्यूअर से इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। थैंक यू।